तो हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी क्लास 11 चैप्टर 1 जीव जगत द लिविंग वर्ल्ड। इसमें हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान। हम कोई बेसिक नॉलेज के लिए जीव विज्ञान किसे कहते हैं, जीव विज्ञान है क्या। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं, उसे हम कहते हैं जीव विज्ञान। ठीक है, अब जीव विज्ञान की खोज किसने की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे टिक लगा लीजिए कि जीव विज्ञान की खोज की थी एरिस्टोटल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एरिस्टोटल। ठीक है, जीव विज्ञान अरस्तु ने जीव विज्ञान की खोज की थी। और जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द बना किससे, बायोलॉजी, इसमें बायो और लॉजी ये दो शब्द से मिला है। बायो का मतलब जीव और मतलब जियो और लॉजी का अध्ययन, लॉजी का मतलब बायो का मतलब जीव और जीवों का अध्ययन, लॉजी एंड लॉजिक से जीवों का अध्ययन, मतलब जीवों का अध्ययन ही जीव विज्ञान कहलाता है। अब जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा है जंतु विज्ञान जूलॉजी और वनस्पति विज्ञान बॉटनी। ऐसे सबसे पहले देखेंगे जंतु विज्ञान जूलॉजी। जूलॉजी किसे कहते हैं। अब इसमें देखेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम जंतु विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतुओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम जंतु विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन करते हैं, उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। अब इसके भी जनक, जंतु विज्ञान के जनक वो भी अरस्तु ही है, ये जनक अरस्तु। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान। अब आगे बॉटनी, वनस्पति विज्ञान क्या है, बॉटनी में क्या करते, बॉटनी में किसका देंगे, बॉटनी में विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का तो जंतु विज्ञान और वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, उसे वनस्पति का अध्ययन करते हैं, उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। वनस्पति का अध्ययन करते हैं, उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। और वनस्पति विज्ञान के खोजकर्ता का नाम है थियोफ्रेस्टस। वनस्पति के जनक है वो थियोफ्रेस्टस। तो अब हमने पढ़ लिया कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं, जीव विज्ञान ये दो भागों का अध्ययन कर लिया। अब हम पढ़ेंगे कि जीव कहते किसे हैं, जीव किसे कहते हैं, निर्जीव मतलब संजीव क्या है, निर्जीव क्या है, सजीव और जीवों के बीच में अंतर भी पढ़ेंगे। और सबसे पहले देखेंगे जीव किसे कहते हैं। तो अब हम देखेंगे कि जीव क्या है, जीव कहते किसे हैं या जीवित जीव किसे कहते हैं। जीव देखो कि जो स्वयं भर्ती करती, मतलब जो जनन कर सकता है, स्वयं भर्ती करती तथा स्वयं नियमनकारिता, पारस्परिक क्रियाशील तंत्र। जो स्वयं नियमन मतलब अपना कार्य स्वयं करता है, स्वयं नियमनकारी जो अपना कार्य स्वयं करता है, तथा पारस्परिक क्रियाशील तंत्र जो अपने पारस्परिक क्रियाशील तंत्र है, उनसे क्रियाशील मतलब पारस्परिक रूप से क्रियाशील रहे, पारस्परिक क्रियाशील तंत्र और बाह्य उद्दीपनों के प्रति, पारस्परिक क्रियाशील तंत्र और बाह्य उद्दीपनों के प्रति अपनी अनुक्रिया दर्शाता है। बाह्य उद्दीपनों के प्रति अपनी अनुक्रिया दर्शाता है, बाह्य उद्दीपनों के प्रति अपनी अनुक्रिया दर्शाता है, प्रतिक्रिया देता है, अपनी अनुक्रिया दर्शाता है, उसे ही हम जीव कहते हैं। जैसे देखो स्वयं प्रतिकर्ती मतलब जो स्वयं प्रति करती है, अपने जैसे को बना सकता है, मतलब कर सकता है। स्वयं नियमनकारी मतलब अपना काम नियमन अनुसार स्वयं करता है। तब पारस्परिक क्रिया से अपने जो क्रियाशील तत्व है ना अपने आसपास के, उनसे पारस्परिक रूप से क्रियाशील है, उनसे जुड़ा हुआ है। और बाह्य उद्दीपन है, उनके प्रति अपनी अनुक्रिया दर्शाता है। जैसे बाह्य उद्दीपनों, जैसे यदि मतलब अपने बाह्य उद्दीपनों के अनुसार, जैसे ठंड के उसी मौसम के अनुसार ढल जाना, यदि गर्मी के अनुसार, गर्मी में जैसे उदाहरण के लिए जैसे पसीना आता है, और वो जीव जो बाह्य उद्दीपनों प्रति अनुक्रिया दर्शाता है, वो जीव संजीव कहलाता है। संजीव या जीव बोल दो या संजीव,
हाँ संजीव ठीक रहेगा, संजीव बोलो। और निर्जीव, निर्जीव संजीव का उल्टा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि जीवित जीव होता है कोई, संजीव है, पर जीवित जीव के लक्षण क्या है, जीव के लक्षण कि कोई जीवित जीव उसके क्या लक्षण, जीवित जीव है उसके लक्षण क्या है। जीवित जीव के सबसे पहले लक्षण है कि वृद्धि। जीवित जीव का सबसे बड़ा लक्षण है वृद्धि, सबसे पहले लक्षण है वृद्धि, कि सभी जीवों, संजीव या निर्जीव, क्या सभी सजीव वृद्धि करते हैं। हाँ देखो, वृद्धि 3 प्रकार से होती है। भार में वृद्धि, जैसे कोई वस्तु है वो इतनी है, 10 kg है, मतलब इतनी बड़ी, उसका 10 kg भार है, तो वो बाद में 20 kg हो गई, तो वह संजीव वृद्धि कर रहा है, तो ये क्या है, भार में वृद्धि, भार में वृद्धि। और यदि कोई सजीव जैसे संख्या में वृद्धि, संख्या में जैसे 1 है वो 2 हो गया, जैसे संख्या में वृद्धि हो गई। और संख्या में वृद्धि, भार में वृद्धि, और आकार में, जैसे कोई वस्तु इतनी है तो इतनी बड़ी हो गई, तो आकार में वृद्धि, उसके आकार में वृद्धि। वृद्धि 3 प्रकार से होती है, आकार का बढ़ना, संख्या का बढ़ना और भार में वृद्धि। ये 3 वृद्धि के लक्षण हैं कि वृद्धि, संख्या में वृद्धि, भार में वृद्धि और आकार में वृद्धि हमने देख लिया। अब वृद्धि देखेंगे कि वृद्धि जीवों की, क्या वृद्धि संजीवों में होती है, क्या वृद्धि संजीवों में, सभी संजीवों में वृद्धि होती है, लेकिन क्या हम, आपको प्रश्न होगा कि क्या निर्जीवों में वृद्धि होती है। हाँ, निर्जीवों में भी वृद्धि होती है, निर्जीवों में भी वृद्धि होती है। निर्जीवों में यदि देखो, निर्जीव जैसे कोई पर्वत है, वो आज ऐसा पर्वत है, आज पर्वत ये इतना बड़ा है, और कल उस पर कंकड़, मिट्टी और कंकड़ वो जमा होकर वो इतना बड़ा हो गया, तो ये क्या वृद्धि नहीं है। तो निर्जीवों में भी वृद्धि होती है, क्यों, निर्जीवों में पदार्थ सतह पर पदार्थ एकत्र हो जाने का वृद्धि होती है। यदि हम भार को, चलिए भार को वृद्धि का लक्षण मानते हैं ना, भार को, तो भार में वृद्धि होना, भार को वृद्धि का अभिलक्षण मानते हैं, तो निर्जीवों के भार में वृद्धि होती है, अभिलक्षण मानते हैं। यदि भार को वृद्धि का अभिलक्षण मानते हैं तो निर्जीवों के भार में वृद्धि होती है, निर्जीवों के भी भार में वृद्धि होती है। ऐसे इतना है तो बाद में इतना बड़ा हो गया, निर्जीव भार में वृद्धि है। मिट्टी या कंकड़ आदि के एकत्र हो जाने के कारण यह वृद्धि होती है, तो निर्जीवों में भी वृद्धि होती है और निर्जीवों में वृद्धि होती है, इसलिए यह जीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है। विशेष लक्षण किसे कहते हैं, आपको प्रश्न होगा विशिष्ट लक्षण क्या कह रहे हैं, विशिष्ट लक्षण क्या होता है। देखो, विशिष्ट लक्षण कि संजीवों में पाए जाने वाले लक्षण, देखो कि संजीवों के अंदर पाए, संजीवों में, केवल संजीवों में पाए जाने वाले लक्षण, केवल संजीवों में पाए जाने वाले लक्षणों को विशेष लक्षण कहते हैं। लक्षण विशेष लक्षण कहलाते हैं। लेकिन यह लक्षण सभी संजीवों में होना चाहिए, सभी संजीवों में होना चाहिए, सभी संजीवों में होना चाहिए। सभी संजीवों में होगा तो ये विशेष लक्षण होगा, इसलिए इसे विशेष लक्षण कहते हैं। लेकिन वृद्धि विशिष्ट लक्षण नहीं है, वृद्धि जीवों का विशेष लक्षण नहीं है, क्योंकि निर्जीवों के बारे में वृद्धि होती है, इसलिए नहीं, वृद्धि जीवों का विशेष लक्षण नहीं है। हम नोट कर लीजिए, वृद्धि जीवों का विशेष लक्षण नहीं है, प्रश्न पूछा भी जा सकता है। और अब हम देखेंगे निर्जीवों में वृद्धि होगी। अब वृद्धि होती कैसे है, हमारे शरीर में कोशिका पाई जाती है, कोशिकाओं द्वारा वृद्धि होती है, तो कोशिकाओं द्वारा वृद्धि होती कैसे है वो हम देखेंगे। देखिए, कोशिका, देखो हमारे शरीर में कोशिका पाई जाती है। आप इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखना कि कोशिका किसे कहते हैं। शरीर में कोशिका पाई जाती है, ठीक है, कोशिका कहते किसे हम वो बात बताएंगी, तो लेकिन कोशिका पाई जाती है, हमारे शरीर में कोशिका पाई जाती है। अब कोशिका होती है ना, उससे हमारे शरीर में वृद्धि होती है। जैसे कोशिका के विभाजन से, जैसे कोशिका के विभाजन से वृद्धि होती है। जैसे देखिए, ये कोशिका है, अब इसका विभाजन हुआ, ऐसे विभाजन हुआ तो एक ये बन गई और एक ये बन गई, और इनका भी विभाजन होगा तो एक ये विभाजन हो गया, और कोशिका के विभाजन से ही हमारे शरीर में वृद्धि होती है। इसलिए अब ऐसे प्रश्न भी पूछते कि एक कोशिकीय जीवों में और बहुकोशिकीय जीवों में, दोनों जीवों में, एक कोशिका और बहुकोशिकीय दोनों में वृद्धि कैसे होती है। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों में वृद्धि कोशिका के विभाजन से होती है। कोई भी प्रश्न पूछ सकता है, कोई यार परीक्षा में पूछा जा सकता है प्रश्न, कोशिका विभाजन से होती है।
ठीक है। तो कोशिका मतलब पता चल गया कोशिका विभाजन से शरीर में वृद्धि होती है। अब एक कोशिकीय जीव, अब मैं बताया कि एक कोशिकीय बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय जीव क्या होती है और बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं। तो अब बताएंगे कि एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं। अब देखेंगे एक कोशिकीय जीव। देखो एक कोशिकीय जीव मतलब एक ही कोशिका से जिनका पूरा शरीर चलता है, एक ही कोशिका से पूरा शरीर चलता है। एक कोशिका से, जैसे एक कोशिका कैसे मतलब उनका जीवन पूरा एक कोशिका से चलता है, जैसे अमीबा है। अमीबा है, अमीबा का जीवन, अमीबा में केवल एक ही कोशिका पाई जाती है, इसलिए अमीबा में पूरा जीवन एक कोशिका से। अमीबा, पैरामीशियम, 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 युगलिना, युगलिना, अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना, ये तीनों एक कोशिकीय जीव है। और फिर आए बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव किसे कहते हैं? वह कोशिकीय जीव जिनका शरीर मतलब बहुत सारी कोशिकाओं से बना, हर काम के लिए अलग अलग कोशिका पाई जाती है, बहुत सारी कोशिका से बना होता है, उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जिससे मछली, मनुष्य आदि बहुकोशिकीय जीव है। ठीक है। अब हम देखेंगे, जैसे एक कोशिका पता चल गया, बहुकोशिका पता चल गया, वृद्धि का पता चल गया, निर्जीव में वृद्धि होती कैसी होती है, और कोशिका मतलब वृद्धि होती कैसी है, कोशिका विभाजन से वृद्धि होती है, ये आपने देखा। अब हम देखेंगे कि ये तो पहला लक्षण है जीवधारियों के, और जीवों का विशेष लक्षण वृद्धि नहीं है। तो हम देखेंगे कि जनन, जनन क्या जीवों का विशेष लक्षण है या नहीं। जनन, रिप्रोडक्शन, जनन भी जीवों का विशेष लक्षण है या नहीं, इसमें देखेंगे। अब देखो जनन, देखो वृद्धि, जनन होता है सजीव, सजीव कैसे जनन करती है, सजीव। निर्जीवों में तो जनन होता ही नहीं है, लेकिन संजीव कैसे जनन करती है। देखो संजीवों में जनन कि अब जनन कहते किसी अपनी ही संतान उत्पन्न करना, अपनी जैसी संतान उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। अपनी जैसी संतान उत्पन्न करना जनन कहलाता है। ठीक है। अब हम देखेंगे, अब इसमें देखेंगे कि जनन कितना प्रकार पाया जाता है। एक कोशिकीय, एक कोशिकीय जीवों में जनन कौन सा होता है, बहुकोशिकीय में कौन सा होता है। जैसे जनन दो प्रकार का पाया जाता है, जनन दो प्रकार का पाया जाता है, एक लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन, लैंगिक जनन में क्या होता है कि दो मादा युग्मक, जिसमें दो मतलब जीव पाए, जैसे मादा और नर युग्मक मिलकर देखो जाइगोट बनाते हैं, जाइगोट नया संतान बनाता है, जाइगोट नया संतान बनाती है। ठीक है। इसमें नर व मादा युग्मक दोनों मिलकर बनाते हैं, इसलिए इसे लैंगिक कहते हैं। और अलैंगिक जनन देखो, और ये बहुकोशिकीय जीवों में पाया जाता है, बहुकोशिकीय जीवों में पाया जाता है और दिखाई दे रहा होगा, अब देखिए। और अलैंगिक जनन, अब अलैंगिक जनन क्या होता है। अलैंगिक जनन में एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है, एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है। जो अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन में एक ही अमीबा है, अमीबा एक कोशिकीय जीव है, तो अमीबा में अलैंगिक जनन पाया जाएगा। और अमीबा विखंडन द्वारा जनन करते हैं, विखंडन से ये हो गया अमीबा विखंडन द्वारा, विखंडन में द्वारा अपना जनन करते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि अलैंगिक जनन की विधियाँ, कितने प्रकार की अलैंगिक जनन विधियाँ पाई जाती है। और एक कोशिकीय जीव होते हैं और बहुकोशिकीय जीव, मतलब बहुकोशिकीय जीव लैंगिक जनन करते हैं और एक कोशिकीय जीव अलैंगिक जनन करते हैं। और अलैंगिक जनन की विधियाँ, अलैंगिक जनन। ठीक है। अब अलैंगिक जनन देखेंगे, अलैंगिक जनन में जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें देखो जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है। इसमें अलैंगिक जनन में सबसे पहले देखेंगे कि कौन कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं। कुछ बहुकोशिकीय जीव, जैसे कवक है, बहुकोशिकीय जीव है, कवक या फेंजाई जो बहुकोशिकीय जीव है, जो अलैंगिक जनन बीजाणुओं के द्वारा गुणन करता है, अलैंगिक जनन जो अलैंगिक जनन करता है, अलैंगिक जनन करता है, बीजाणु द्वारा गुणन करता है। ठीक है। ये आपको पता, ये एक मतलब कवक या फेंजाई है जो बहुकोशिकीय जीव है, जो एक कोशिकीय मतलब अलैंगिक जनन करता है। और बाद में देखेंगे। अब अब क्या अलैंगिक जनन की विधियाँ, अलैंगिक जनन में सब आती है कि विखंडन, विखंडन क्या, विखंडन तंतुवत कवक या तंतुमयी कवक, शैवाल, मोस प्रोटोनिमा आदि विखंडन द्वारा जनन करते हैं, विखंडन द्वारा जनन करते हैं, विखंडन द्वारा जनन करते हैं। देखो विखंडन में होता है, देखिए आप देखो, अब देखिए आप देखो, यदि आप देखिए अमीबा है या मोसप्रोटोनिमा, किसको भी शैवाल, मोसप्रोटोनिमा, शैवाल है, जिससे शैवाल, जैसे इसमें
3 भागों में बट गया, मतलब ये विखंडन विधि के द्वारा इसमें इस 3 भागों में से टूट गया और इससे 3 और बन जाती है और इससे भी और इससे भी, और ऐसे विखंडन द्वारा एक कोशिकीय जीव जनन करते हैं और इनसे भी आगे बनते रहेंगे। और इसमें आते हैं और इसके आप एग्जाम्पल याद रखिए, तंतुवत कवक, शैवाल, मोस प्रोटोनिमा और आदि। आप एनसीईआरटी के और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, पर इसमें तंतुवत या तंतुमयी कवक, शैवाल, मोस प्रोटोनिमा आदि आते हैं। अब ये होगा विखंडन, ये विखंडन यानी कि जनन की विधि है। अब इसमें आगे देखेंगे कि मुकुलन, ईस्ट हाइड्रा मुकुलन द्वारा जनन करते हैं, जैसे ईस्ट व हाइड्रा मुकुलन द्वारा जनन करते हैं। ईस्ट व हाइड्रा मुकुलन, ईस्ट व हाइड्रा, जैसे इसमें मुकुल देखो, मुकुलन द्वारा करते हैं। जैसे ये एक ईस्ट है और इसके ऊपर मुकुल लगा होता है, इसे मुकुल कहते हैं, मुकुल लगाता है और ये धीरे धीरे इसके साथ बड़ा होता रहता है और बाद में ये अंत में ये दोनों अलग हो जाते हैं और ये होता है ईस्ट व हाइड्रा द्वारा मुकुलन जनन ईस्ट व हाइड्रा में होता है। आप इसके एग्जाम्पल याद कर लीजिए। तीसरा एग्जाम्पल आएगा, हम तीसरा में देखेंगे कि अब हम देखेंगे कि ईस्ट हाइड्रा मुकुलन द्वारा जनन करते हैं। अब आया कि पुनरुत भवन की असीम क्षमता, नीट में आया प्रश्न कि पुनरुत भवन की असीम क्षमता, पुनरुत भवन की असीम क्षमता किस में होती है? असीम क्षमता, आप इसे नोट कर लीजिए। असीम क्षमता किस में होती है? प्लेनेरिया में। किस में होती है? प्लेनेरिया में। प्लेनेरिया एक जीव है, उसको कितना भी काट दिया वापस अपना नया शरीर बना लीजिए। जैसे ये जीव है, आप इसे जीव मान लीजिए, उसको आपने इतनी काट दिया तो ये ऐसा 3 भागों में बंट जाएगा और बाद में ये पूरा वापस बन जाएगा। इसमें क्या होता है कि पुनरुत भवन, मतलब अपना शरीर को पुनरुत मतलब वापस नया बनाना से प्लेनेरिया कहते जीव है और पुनरुत भवन की असीम क्षमता प्लेनेरिया में ही होती है। अब इसकी एग्जाम देख लीजिए अच्छी तरह से। तो अब हम आगे देखेंगे कि क्या जनन भी है, वो जनन है क्या, वो विशेष लक्षण है क्या? विशेष लक्षण है जनन, विशेष लक्षण जीवों का विशेष लक्षण है। और इसके उत्तर होंगे, आपने देखा होगा कि सभी निर्जीव जनन नहीं करती, तो क्या है जीवों का विशेष लक्षण है? मैंने बताया था कि विशेष लक्षण वो होता है जो सभी संजीवों में पाया जाए और पाया सभी संजीवों में जाए, लेकिन संजीवों का विशेष लक्षण और सभी संजीवों में पाया जाए तो विशेष लक्षण कहलाता है। और जनन रिप्रोडक्शन, अब ये विशेष लक्षण नहीं है। क्यों नहीं है आप देखेंगे। जैसे कुछ जीव है, जैसे खच्चर, कौन से जीव है जो जनन नहीं कर सकते? आप लिख लीजिए खच्चर, खेसर या म्यूल, खेसर या म्यूल। फिर बंद कामगार मधुमक्खी और अनवर मानव युगल, आदमी जैसे बंद मनुष्य, अनवर मानव युगल, स्टेराइल ह्यूमन कपल, ये जीव है जो जनन नहीं कर सकते, इसलिए हम जीव जनन का विशेष लक्षण नहीं कह सकते। तो आज हम पढ़ेंगे इतना ही और कल से हम आपको उपविचयन और जीव और भी लक्षण याद करेंगे। आप इतना नोट्स बना लीजिए इनके, और ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट